ओके, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर को समझने के पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो देखते हैं। ओके, फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूज्ड, मतलब क्वांटिटी विच इज यूज्ड इन एनी फिजिकल इक्वेशन और रिलेशन, लाइक जैसे कि F इक्वल टू m इंटू ए, S इक्वल टू ut प्लस हाफ ए स्क्वायर। ये तो फिजिकल रिलेशन है, फिजिकल इक्वेशन है। ओके, यहाँ पर जो टर्म्स यूज हो रहे हैं, एक तो फोर्स है, मास है, एक्सलेशन है, इनफैक्ट एफ है, एम है, ए है, एस, यू, टी, ए, ऑब्वियसली टी। ठीक है, ये हाफ कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टर्म्स है एफ, एम, ए, एस, यू, टी, ए, टी, जो भी, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, हम लोग किसी भी फिजिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ये सारे टर्म्स को आप देखोगे, ठीक है, तो किसी टर्म के ऊपर मतलब डेफिनेटली इसमें कुछ डिफरेंस है, वो आप इजीली नोट कर सकते हो। डिफरेंस ये है कि इनके ऊपर, कुछ के ऊपर एरो है और कुछ के ऊपर एरो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं कि फिजिक्स में यही दो इक्वेशन है, ये सिर्फ दो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। ठीक है, बिगिनिंग में थोड़ा धीमा धीमा होगा, बाकी सारी चीज़ें आगे चल के क्लियर होगी आपको। यहाँ पर ये जो m है या जो t है, इसके ऊपर एरो नहीं है। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी होगा उसको हम लोग स्केलर बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो टर्म है एरो वाले, ठीक है, इसको वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि स्केलर या फिर वेक्टर के अलावा कोई और दूसरा टर्म डिफाइन नहीं होता, लेकिन जो मेजर फिजिकल क्वांटिटी है वो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर एरो दिखा रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, अगर एरो नहीं दिखा रहे तो स्केलर क्वांटिटी होगा। इस मोमेंट तक हमारे लिए यही दो डेफिनेशन होगा। ठीक है, इसको पहले नोट कीजिए आप। ओके, सो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो जैसे कि हमारे इस इन्वायरमेंट में लड़का और लड़की होता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ होता है, वो कम होते हैं लेकिन होते हैं। ठीक है, उसी तरह स्केलर और जो मेजर फिजिकल क्वांटिटी है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, उसके अलावा भी कुछ होते हैं लेकिन वो कम होते हैं। तो फिलहाल अब इतना जानो कि स्केलर एंड वेक्टर हमारा उन दोनों का समेशन फिजिकल क्वांटिटी दे देगा। अब इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो देखते हैं। स्केलर, अभी ये जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग को सिर्फ अमाउंट चाहिए, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, यानी कि वी नीड न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर स्केलर क्वांटिटी। मास, लेंथ, टाइम और भी बहुत सारे होंगे। अब इसलिए इसके साथ कुछ प्रॉपर यूनिट होगा। तो ये स्केलर, इसका डेफिनेशन सबको पता होगा। वेक्टर, ये मेजर फिजिकल क्वांटिटी है जो हम लोग को यहाँ पर डील करना है। ठीक है, स्केलर को डील करने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, इसके जो भी प्रोसेस या ऑपरेशन होते हैं। वेक्टर को आप कैसे डिफाइन करोगे? कोई बता सकता है वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए? हाँ बताओ बताओ। अरे बोलो, कोई बोलो, सिर्फ हाथ उठा रहे हो, कोई बोलो, मदद करो मेरी। ओके गुड। वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन,
इस दो के अलावा भी दो कंडीशन होता है वेक्टर के लिए, अमाउंट होगा, डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड में अमाउंट भी लिख सकते हो आप, सो अमाउंट एंड डायरेक्शन। जो तीसरा क्वांटिटी होगा वो ये कि कोई भी वेक्टर के लिए एक लाइन ऑफ सपोर्ट होता है, तो मस्ट हैव लाइन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है पहले समझो आप लोग। मस्ट हैव लाइन ऑफ सपोर्ट मतलब हम लोग जो भी वेक्टर लिखते हैं, सपोज ये कोई लेटर है तो उसके ऊपर कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन देते हैं। ये जो एरो होता है वो बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी वेक्टर के लिए हम लोग कोई स्ट्रेट लाइन ही यूज करते हैं विद सम एरो, अपवर्ड, डाउनवर्ड या किसी भी ओरिएंटेशन में। कभी भी वेक्टर के लिए हम लोग इस तरह का चीज यूज नहीं करते, मतलब ये यूज नहीं करते हैं, हटा दो इसको अपने जिंदगी से। ठीक है, तो वेक्टर के लिए ये सारी चीजें यूज करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन विद सम एरो। ठीक है, तो एक लाइन ऑफ सपोर्ट होना चाहिए, तो ये तीसरा वाला पॉइंट होगा। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि जो वेक्टर होता है वो वेक्टर ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है। मतलब स्केलर क्वांटिटी को जब हम लोग डील करते हैं, ठीक है, तो प्लस माइनस डिवीजन प्रोडक्ट वैसा कुछ यूज करते हैं। यहाँ पर भी वेक्टर वाले वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के लिए भी हम लोग प्लस माइनस या डिवीजन या फिर जो भी चीज़ें वो करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ का जो प्रोसेस होता है और स्केलर वाला जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ का जो प्रोसेस होगा मतलब वेक्टर मस्ट फॉलो वेक्टर ऑपरेशन। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, कुछ अजीब सी बात बोलूंगा मैं, कि वेक्टर में 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5। वेक्टर में 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब कि 2 के साथ कुछ होगा और 3 के साथ कुछ होगा। तो ये जो चीज मैंने अभी बताया वो आगे चल के क्लियर होगा। बस इतना जानो कि वेक्टर के लिए अमाउंट डायरेक्शन तो ठीक है, उसके साथ साथ एक लाइन ऑफ सपोर्ट भी होना चाहिए और उसका एक अलग ऑपरेशन होता है। ठीक है, वो एक अलग ऑपरेशन को फॉलो करता है। स्केलर में जो भी हम लोग ऑपरेशन यूज करते हैं, प्लस माइनस या प्रोडक्ट या डिवीजन, उसका एक अलग तरीका होता है, वेक्टर में अलग तरीका होता है। नोट करो इस चीज। कहने का मतलब है कि वेक्टर को 4 तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। मतलब ये 4 प्रॉपर्टी होना चाहिए वेक्टर में, अमाउंट होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, लाइन ऑफ सपोर्ट होना चाहिए और वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा क्या है ये अभी हमें नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा जानो कि वेक्टर अलजेब्रा ऐसा कुछ है जो अभी हमें नहीं पता, वो हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। वेक्टर को डिटेल में या अच्छे तरीके से सीखने के लिए ये जो हम लोग को बताना चाहिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर को कैसे डील करें वो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। वेक्टर अलजेब्रा के बारे में हम लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में होता क्या है उस चीज को समझने के लिए जो पहला हमारा स्टेप होगा वो इस चीज को समझना। यहाँ पर XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन या फिर XYZ स्पेस और उनके भी पहले X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। ठीक है, अगर पूरे स्पेस को हम लोग XYZ स्पेस से डिफाइन करते हैं तो पॉसिबली अगर सपोज कोई भी पार्टिकल कहीं पर भी प्लेस्ड है तो आइदर वो X एक्सिस पे होगा, Y एक्सिस पे होगा, Z एक्सिस पे होगा, XY प्लेन पे हो सकता है, YZ प्लेन पे हो सकता है, ZX प्लेन पे हो सकता है या ऑब्वियसली XYZ स्पेस में हो सकता है। ठीक है, तो कौन सी कोडिंग करते हैं यहाँ पर वो देखते हैं हम लोग। जैसे कि सपोज XY प्लेन लेते हैं, ये XY प्लेन है। प्लेन क्या होता है वो आप अच्छी तरह समझ लो, ये प्लेन है। ओके, यहाँ पर ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो ओरिजिन है। इस ओरिजिन को इनिशियल पॉइंट समझते हैं, समझिए इनिशियल पॉइंट है और यहां से कोई बॉडी मूव कर रहा है या कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। कंडीशन ये होगा कि वो मूव करेगा तो आइदर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, आइदर वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा या वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा। ये रूल हमने यहाँ पर बना दिया। वो ओ से मूव कर रहा है, सपोज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव किया, एक्स यूनिट,
एंड देन वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव किया, वाई यूनिट, और ये फाइनल पी पॉइंट पे आ गया। सो ओ से स्टार्ट किया और पी पे आ गया, ठीक है। ओ उसका इनिशियल पॉइंट था, पी इसका फाइनल पॉइंट है। कंडीशन ये है कि ओ से पी पर पहुंचने के लिए हमेशा उसको आइदर एक्स के अलॉन्ग या वाई के अलॉन्ग मूव करना है, ठीक है। ये जो भी हमारा गेम करूँगा वो यहाँ पर आ गया। अब अगर पी के कोऑर्डिनेट को डिफाइन करते हैं तो वो एक्स कॉमा वाई होगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम पहले कभी सुने हो, कभी देखे हो जिंदगी में? अरे यार माइक वाइक ऑन करके बोलो हाँ ना। एसएमएस कर दो कम से कम, ओके ठीक है। ये सुने हो कि नहीं? अदरवाइज मुझे इसको डिटेल में बताना पड़ेगा। ये कभी किए हो इस तरह का चीज कोऑर्डिनेट में किए हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? हाँ या ना? हाँ ठीक है, हाँ ओके। सो अगर वो ओरिजिन को हम लोग 0,0 से डिफाइन करते हैं, इनफैक्ट 0,0,0 से, तो इस प्लेन के लिए 0,0, तो ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ओ से ए तक आया एंड देन ए से पी तक गया, तो पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कॉमा वाई होगा, तो पी फाइनल हो गया और ये ओ इनिशियल हो गया। तो इनिशियल से फाइनल हम लोग इस एरो से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को इस एरो से ज्वाइन करेंगे। अब इसको ऐसा नहीं कर देंगे, ऐसा भी ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन इस तरीके से करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर एक वेक्टर क्रिएट करना है और वेक्टर के लिए हम लोग को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करना होता है, तो ऐसा नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो चीज जनरेट हुआ, जो रेड कलर यहाँ पर जनरेट हुआ, वो बेसिकली ओपी इसके ऊपर एरो लगा दिया, ठीक है। ओपी के ऊपर जो एरो है इसको ओपी वेक्टर रीड कर, इसको आइदर ओपी वेक्टर बोलो या वेक्टर ओपी बोलो, ठीक है। तो ये जो ओपी वेक्टर ये जनरेट कैसे हुआ, इसको इस तरीके से बोलेंगे, एक्स यूनिट along x प्लस ये x यूनिट along x एक्सिस एंड प्लस y यूनिट along y एक्सिस। ये जो ओपी वेक्टर हमारा जनरेट हुआ उसको हम लोग इस तरीके से रीड करेंगे, x यूनिट along x एक्सिस एंड y यूनिट along y एक्सिस। अब ये देख के बहुत अजीब सा लग रहा है, ठीक है। जैसे आपका जो भी नाम होता है, जो भी माँ बाप आपका नाम रखता है, फिर हम लोग उसका शॉर्ट फॉर्म रख देते हैं। दीपक का नाम डी हो जाता है, पप्पू का नाम पू हो जाता है, तो इस तरह का शॉर्ट फॉर्म यूज करने से क्या होता है, चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म यूज करके चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब सपोज वेक्टर को बार बार रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये सब यूज करने लगे, तो जब इसकी जिंदगी में जेड एक्सिस आएगा तो सोचो इसका परिवार कितना बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज को हम लोग को कम करना है, ठीक है। यानी कि कुछ कोडिंग करनी है, कुछ ऐसा चीज जिसका मतलब हम लोग को ऑलरेडी नोन हो। तो ये जो x यूनिट अलोंग x एक्सिस है, इस चीज के लिए हम लोग आई कैप यूज करते हैं, ठीक है। इस चीज के लिए हम लोग आई कैप यूज करते हैं। अब देखो जाहिर है कि ये आई कैप स्केलर नहीं है, क्योंकि स्केलर के लिए कोई नंबर जैसा कुछ होना चाहिए जिसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आई कैप यूज कर रहे हैं, ये कैप की तरह। अब यहाँ एरो यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कैप यूज कर रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली ये कुछ वेक्टर का ही फॉर्म है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी, इस एरो की प्रॉपर्टी और इस कैप की प्रॉपर्टी कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा वो हम लोग बाद में चल कर देखेंगे। उसी तरह ये जो y यूनिट अलोंग y एक्सिस है, तो इस चीज के लिए मतलब y के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट हो रहा उसके लिए हम लोग j कैप यूज करेंगे, ठीक है। तो ये i कैप और ये j कैप, अगर x यूनिट x एक्सिस के अलोंग मूवमेंट हो रहा तो x के बगल में बस i कैप लिख दो आप, वो i कैप से देखकर कोई भी समझ जाएगा कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब ये जो कैप यूज कर रहे हैं वो किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्शन के लिए। अब वेक्टर में हमारा अमाउंट एंड डायरेक्शन होता है और यहाँ पर कैप डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो हाँ हमेशा कैप अगर यूज हो रहा तो वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैप बेसिकली कैप इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन। तो जहां डायरेक्शन की बात आएगी वहां पर कैप यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये जो ओपी वेक्टर है, अगर इस ओपी वेक्टर को हम लोग को फाइनली लिखना है तो एक्स आई कैप एन प्लस वाई जे कैप,
अब अपने आप में ये चीज काफी कुछ बता रहा है। जैसे ओपी के ऊपर हमने एरो लगा दिया, इसका मतलब कि ओ हमारा इनिशियल पॉइंट है और पी फाइनल पॉइंट है। तो अगर ओ इनिशियल पॉइंट है, पी फाइनल पॉइंट है, तो ओ से पी को आप सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे जहां पर एरो पी पॉइंट की तरफ होगा, ताकि हम लोग को मालूम चले कि हम लोग ओ से पी की तरफ जा रहे हैं। दूसरा जो दूसरे साइड में राइट हैंड साइड में वो एक्स आई प्लस वाई जे, इसका मतलब कि हम लोग एक्स यूनिट मूव किए एक्स एक्सिस के लॉन्ग एंड वाई यूनिट मूव किए वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, इस चीज को नोट करो। इसका मतलब कि वेक्टर की जिंदगी में आई जे के है। तो अगर मूवमेंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है तो मूवमेंट जेड एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है। तो इन जनरल अगर वर्टिकल एक्स एक्सिस है तो उसके लिए आई कैप यूज करते हैं। सो नेगेटिव एक्स के लिए माइनस आई कैप यूज करें। कैप मतलब डायरेक्शन। पॉजिटिव वाई के लिए जे कैप, नेगेटिव वाई के लिए माइनस जे, जेड एक्सिस के लिए के कैप एंड नेगेटिव जेड के लिए माइनस के कैप। इसका मतलब कि अगर किसी वेक्टर को हम लोग रिपेंट करेंगे तो उसमें आई भी आ सकता है, माइनस आई भी आ सकता है, जे भी आ सकता है, माइनस जे भी आ सकता है, के भी आ सकता है, माइनस के भी आ सकता है। दोनों एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, इसमें से सिर्फ एक आएगा, इसमें भी एक आएगा, इसमें भी एक आएगा। इस चीज को नोट करो। ओके, सो वेक्टर में आइदर आई प्लस आई या माइनस आई प्लस जे माइनस जे या के या फिर माइनस के, ऐसा कुछ आएगा। कैसे रिपेंट करते हैं वेक्टर को वो देखते हैं। ठीक है, वेक्टर को रिपेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब जो हमने एग्जांपल देखा था एक्स वाई प्लेन वाला, जो ओपी वेक्टर हमने ड्रॉ किया एक्स आई प्लस वाई जी, सपोज ओपी वेक्टर हमारा 2y प्लस 4j इस तरीके से। सो अगर ये 2y प्लस 4j है मतलब मूवमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग एंड देन वाई एक्सिस के लॉन्ग हुआ होगा, स्टार्टिंग ओ एंड फाइनल पॉइंट पी। एरो बता रहा है कि कौन सा इनिशियल कौन सा फाइनल है। तो अगर इसको ड्रॉ करना है हम लोग तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करो, क्योंकि यहाँ पर आई और जे यूज किया तो आप एक्स वाई प्लेन ही यूज करो, जेड एक्सिस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज कंफ्यूज पड़ जाओगे। स्टार्टिंग पॉइंट ओ फाइनल पॉइंट पी, तो ओ से पी कैसे हम लोग आएंगे, ये 2 यूनिट एंड देन 4 यूनिट और इसको ज्वाइन करो। तो ये जो वेक्टर मैंने दिखाया 2y प्लस 4j वो बेसिकली ये है, इसके ऊपर में 2y प्लस 4j लिखा। अब यहाँ पर ये भी तो कुछ है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है विद एरो, ये भी कुछ होगा स्ट्रेट लाइन है विद एरो। तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे, ये जो नीचे वाला एरो है वो बेसिकली कौन सा वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली 2y होगा, है कि नहीं। ये 2 यूनिट है किसके लॉन्ग, तो प्लस x के लॉन्ग, तो इसके ऊपर 2y। और ये जो है ये जो वेक्टर है ये क्या होगा 4j। ठीक है, तो स्केलर में हम लोग क्या देखते हैं 2 प्लस 4 6 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 प्लस 4 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अलग तरह का वेक्टर अलजेब्रा यूज होगा, अभी भी हमारे लिए एक सस्पेंस है, आगे चल के देखेंगे। इस चीज को नोट करिए।
अब इस दूसरे एग्जांपल में जो ओपी वेक्टर है हमारा, ठीक है, वो 3i माइनस 4i माइनस 3j, तो 4 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पर 4 का जो कोफिशिएंट है वो i है, इसका मतलब कि वो प्लस x में जा रहा है। इसको थोड़ा डिटेल में लिखते हैं, 4i कैप n प्लस 3 माइनस j। तो यहाँ पर जो मूवमेंट है, अमाउंट ऑफ मूवमेंट हमेशा प्लस में होता है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि माइनस 3 यूनिट अलोंग j, ठीक है। आगे चल के इस चीज़ का ही मतलब निकलने लगेगा, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग चीज़ें सीख रहे हैं तो इसलिए एक मिनट चीज़ें बोलना है। तो यहाँ पर ये जो माइनस 3j है उसको 3 माइनस j लिखेंगे, क्योंकि जो मूवमेंट होगा वो तो प्लस में ही होगा। तो 4 यूनिट एक्स एक्सिस के लिए मूवमेंट हो रहा है और 3 यूनिट माइनस j के लिए। माइनस j का मतलब होता है निगेटिव y, यानी कि इस पॉइंट के बाद वो नीचे जाएगा। सो 4i माइनस 3j इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 4i कैप हो गया, ये माइनस 3j कैप हो गया, और ये 4i माइनस 3j कैप। तो इस तरीके से हम लोग ये 4i माइनस 3j को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो इंक्लाइंड एरो है हमारा, नोट करो। ओके, सो अब तक हमने देखा स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, उनके बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस, और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हल्का फुल्का एग्जांपल, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। इन सारे वेक्टर को रिप्रेजेंट करो। ओके, सो ये जो 3i कैप है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, 4j माइनस k। तो माइनस k के लिए एक्स वाई ड्रॉ मत करो, आइदर एक्स जेड या वाई जेड आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली किसी लाइन के अलावा होगा, तो एक्स जेड अगर ड्रॉ किया तो माइनस के मतलब नीचे की तरफ, देन i माइनस 3j, एक्स वाई प्लेन पे इसको ड्रॉ करें, 2i माइनस 4j, ये भी एक्स वाई प्लेन में ही होगा, तो ये 2 माइनस 2i प्लस 4j, मतलब 2 यूनिट माइनस एक्स एक्सिस के अलावा। इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, सो 2 माइनस आई प्लस 4j, तो माइनस आई के अलावा 2 यूनिट मूवमेंट, तो ये हो जाएगा 2 अलोंग माइनस एक्स माइनस आई इनफैक्ट, एंड देन 4j, तो ये देन माइनस 3j प्लस 5k। तो ये j और k का चक्कर है, तो y z हम लोग को ड्रॉ करना रहेगा, x मत ड्रॉ करो यहाँ पर। तो इस केस में अगर हम लोग y z प्लेन ड्रॉ करते हैं, अगर इस केस में हम लोग y z प्लेन ड्रॉ करते हैं तो माइनस 3j प्लस 5k, तो 3 माइनस j प्लस 5k, सो माइनस j यानी कि माइनस y के अलावा मूवमेंट 3 यूनिट का बैक मूवमेंट, एंड देन 4k कैप ऊपर की तरफ, इनफैक्ट 5k कैप ऊपर की तरफ 5। तो ये वेक्टर हो जाएगा हमारा। जिनका आया उनको मुबारकबाद, जिनका नहीं आया उनको भी मुबारकबाद, कम से कम वो सीखेंगे। ओके, अब यहाँ पर इन सारे डायग्राम को देखकर एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, क्या दुनिया का सारा वेक्टर ओरिजिन से निकलता है? इन सारे डायग्राम को अगर हम लोग देखेंगे, इनफैक्ट अब तक जितना भी हमने डिस्कशन किया उस सारे डिस्कशन से एक ही चीज़ दिमाग में आता है कि क्या दुनिया का सारा वेक्टर ओ से निकलता है, ओरिजिन से निकलता है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक तरीका है कि कैसे हम लोग वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बस एक तरीका है कि कैसे हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेक्टर में अमाउंट एंड डायरेक्शन होता है, ठीक है। वेक्टर में अमाउंट एंड डायरेक्शन होता है। सपोज किसी स्टूडेंट ने
3i को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सपोज किसी स्टूडेंट ने 3i कैप जो वेक्टर है उसको ओरिजिन से ना निकाल के यहाँ से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, तो क्या वो सही होगा? सही होगा। इनिशियल पॉइंट मेरे दोस्त मेरे भाई कहीं भी हो सकता है, ठीक है। बस 3i कैप का मतलब होता है उसको 3 मूव करना है उस पॉइंट से प्लस x के अलोंग। तो सपोज कोई यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, पता नहीं पॉइंट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से स्टार्ट करा और 3 यूनिट मूव किया अलोंग पॉजिटिव x, तो ये भी बेसिकली 3i कैप होगा। इसका मतलब कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, अच्छा लगने के लिए ओरिजिन बार बार ले रहे हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी हो सकता है। आप अपने सर से भी 3i को जनरेट कर सकते हो, ठीक है, भगवान की तरह। लेकिन आपको पहले एक्सिस को बताना पड़ेगा कि आप एक वर्टिकल वाई एक्सिस के लॉन्ग हो, आपसे एक्स एक्सिस निकल रहा है, कहीं पर जेड एक्सिस है, तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब कि इनिशियल पॉइंट कोई भी हो सकता है, जो फाइनल पॉइंट होगा वो बेसिकली वेक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इनिशियल पॉइंट कोई भी हो सकता है, फाइनल पॉइंट वेक्टर पे डिपेंड करेगा। मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों फिक्स्ड है उस वेक्टर के साथ। ओके, जैसे ये 3i कैप है, तो इसको इधर ले जाओ, ऐसा ले जाओ, ऐसा ले जाओ, ऐसा ले जाओ, वो चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब कि अगर किसी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करवाते हैं तो वो चेंज नहीं करता, ठीक है। फिर से सुन लो, अगर किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कराते हैं तो वो चेंज नहीं करता है, क्योंकि वेक्टर में होता क्या है, अमाउंट होता है और डायरेक्शन होता है। तो अगर आप उसको पैरेलली शिफ्ट कर रहे हो तो ना ही उसके डायरेक्शन को बदल रहे हो, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हो, ना ही उसका अमाउंट चेंज कर रहे हो, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। तो पैरेलल मूवमेंट से वेक्टर चेंज नहीं करता है, ये वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नोट करो इस बात को। ओके, सो पैरेलल मूवमेंट से हमारा वेक्टर चेंज नहीं होता है। अब एक चीज तो समझ में आया कि वेक्टर क्या है। वेक्टर एक सिंपली एक एरो है, वो जो महाभारत की लड़ाई में यूज हुआ था वो बेसिकली वेक्टर था। हम लोग उसको लेते थे और डायरेक्शन देते थे, जो डायरेक्शन दिया उधर ही अंदर, ठीक है। तो वो ही वेक्टर था बेसिकली, फिक्स्ड लेंथ का एक वेक्टर। लेकिन वहाँ वो जो वेक्टर था वो वेक्टर चेंज करता था, ठीक है। जब वो तीर निकलता था तो किस तरीके से, कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पर वो दोस्त है जिसके ऊपर उसने तीर मारा, ठीक है। अब ये जो वेक्टर हमने थ्रो किया, ठीक है, थोड़ा एंजॉय करते खेलते हैं यार, ठीक है। ये जो वेक्टर हमने यहाँ पर थ्रो किया, ये वेक्टर चेंज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलल मूवमेंट नहीं हुआ ना। ओके, यहाँ पर ये पैरेलल मूवमेंट नहीं हुआ, यहाँ पर ये रोटेट कर रहा है, किस एंगल पे हमने थ्रो किया उसको, और ये तो ये जो वेक्टर निकला और ये जो वेक्टर पहुंचा वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट किस सेंस में, अमाउंट के सेंस में या डायरेक्शन के सेंस में? डायरेक्शन के सेंस में। ऐसे नहीं कि यहाँ पर हमने तीर मारा, इधर पर आते आते वो सुई बन गया। अगर वैसा होगा तो अमाउंट चेंज कर जाएगा ना, लेंथ चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एयर ड्रैग को नेग्लिजिबल मान लो एयर ड्रैग नहीं है, ठीक है। तो लेंथ तो वैसे ही रहा, डायरेक्शन चेंज कर गया। इसका मतलब अगर किसी वेक्टर को रोटेट करेंगे तो वो चेंज करेगा, स्ट्रेच करेंगे तो चेंज करेगा, कंप्रेस करेंगे तो चेंज करेगा। मतलब वेक्टर को चेंज हम लोग आइदर अमाउंट से कर सकते हैं, डायरेक्शन से कर सकते हैं, या फिर दोनों, ठीक है। तो जो वेक्टर का प्रॉपर्टी है, अगर उसको चेंज कर देंगे तो वेक्टर चेंज कर जाएगा। और वेक्टर की प्रॉपर्टी हमने अमाउंट एंड डायरेक्शन दोनों देखा था। तो आइदर अमाउंट को चेंज करो, डायरेक्शन को चेंज करो, या दोनों चेंज करो, वेक्टर हमारा चेंज कर जाता है, क्योंकि हमने उस वेक्टर के प्रॉपर्टी को ही चेंज कर दिया, ठीक है। अब जो वेक्टर में हमने अमाउंट एंड डायरेक्शन वाली बात देखी है, तो ये अमाउंट का मतलब क्या होता है और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। अब तक हमने डायरेक्शन ही किया है, ठीक है। आई कैप डायरेक्शन, जे कैप डायरेक्शन, के कैप डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन, एक साथ डायरेक्शन, ठीक है।
अमाउंट के बारे में जिक्र नहीं किया कि अमाउंट बेसिकली होता क्या। तो अगर आपसे मैं डिफाइन करने बोलूँ कि अमाउंट ऑफ ए वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को कैसे आप डिफाइन करोगे, तो सिंगल वर्ड में वो बेसिकली क्या होना चाहिए? लेंथ ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अमाउंट या मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ ए वेक्टर। हम लोग जो ओपी एरो बार बार ड्रॉ कर रहे हैं उस भाई साहब का लेंथ कितना है, वही बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड है, अमाउंट है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ ए वेक्टर, ओके। ओके, सो वो बेसिकली लेंथ ऑफ वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर के लिए हम लोग आइदर सिंगल लेटर या दो लेटर यूज करते हैं। वेक्टर के लिए कभी भी ए बी सी, या अगर सपोज ए या ए बी यूज कर रहे हैं तो ऊपर स्ट्रेट लाइन दिखाना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन विथ एरो, इस तरह का कर्व नहीं दिखाना पड़ता। तो ये सब रॉन्ग वे। जो करेक्ट वे है वो ये है, आइदर सिंगल लेटर या डबल लेटर। डबल लेटर में अल्फाबेट का कोई भी लेटर हो सकता है, ठीक है। ए से जेड में जो भी होगा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर इस तरीके से एरो दिखा रहे हैं इसका मतलब ए टू बी है, ठीक है। आज तक मैंने इस तरह का वेक्टर नहीं देखा, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं दिखाता, मैंने आज तक नहीं देखा, ठीक है, कि ए बी और एरो पीछे की तरफ। यानी कि आइदर सिंगल लेटर या डबल लेटर और एरो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। तो ये रिपेंट करने का तरीका होता है, ठीक है, लेटर वाइज। इस चीज को नोट करो। ओके, सो जहां से स्टार्ट किया था वापस वहीं आते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये हमारा ओपी वेक्टर। अब ये जो ओपी वेक्टर है ये एक्स आई प्लस वाई जे। सो जो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग ओपी एरो और ये दो डबल में, ये ऐसा इसलिए ताकि वो ओपी वेक्टर भाग ना जाए, ठीक है। और यहाँ एरो अगर नहीं दिखाना है तो बस ओपी, ठीक है। वो भाग ना जाए वाला बात मैंने मजाक किया था, ठीक है। इसको मॉडुलस बोलते हैं। ये जो साइन है वो मॉडुलस का साइन है, मॉड, ठीक है। तो इस तरीके से रिपेंट करते, निकालते कैसे अभी हमने वो नहीं देखा, रिपेंट कैसे करते वो देखा। तो अगर सिर्फ ओपी आप लिख रहे हो, अब इस तरह का चीज हमने स्केलर वाले चीज में देखा है, कोई एरो वैरो नहीं लाते हैं तो सिर्फ वहां पर अमाउंट लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो ओपी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, या फिर ओपी वेक्टर और ये मॉड का साइन, ठीक है। मॉडुलस इसको बोलते हैं, मॉड भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका मॉड है, हर जगह इसका शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। ओके, सो यहाँ पर हमें मालूम है कि जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली लेंथ है। इस लाइन का जो लेंथ है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, ठीक है। ये जो ओपी लाइन है इसका जो लेंथ होगा, मतलब लेंथ ऑफ ओपी इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आया कहाँ से? तो पाइथागोरस थ्योरम से। इसका मतलब अगर किसी ने हमसे पूछा कि भैया ओपी वेक्टर मॉड क्या है, मॉड ओपी वेक्टर क्या है, इसको मॉड ऑफ ओपी वेक्टर बोलते हैं। तो वो बेसिकली लेंथ पूछ रहा है, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये जो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है यही अमाउंट है, यही मैग्नीट्यूड है, यही मॉडुलस है ओपी वेक्टर का। नोट करो इसको। ओके, अब सपोज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों कॉम्पोनेंट अगर होता, ठीक है, तीनों कॉम्पोनेंट होता तो फिर क्या होता? एक तो यहाँ पर ये जो लेंथ हमने डिटरमाइन किया, तो पाइथागोरस थ्योरम से डिटरमाइन किया। इसका एक और तरीका हो सकता है, जैसे जो ओरिजिन है उसको 0,0 और ये p का कोऑर्डिनेट x, y, तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट में, ये डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या कोऑर्डिनेट का? हाँ या ना? हाँ मालूम है, शाबाश, गुड, जीनियस।
सो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से भी हम लोग ये लेंथ निकाल सकते हैं। अगर वो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे मेरे दोस्तों, तो ये हो जाएगा वो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर रूट। अब ये काफी हेल्पफुल होगा अगर सपोज हम लोग स्पेस में जाते हैं। स्पेस में मतलब यहाँ वाले स्पेस में, ठीक है। जैसे कि अगर इनिशियल पॉइंट हमारा ओरिजिन हुआ एंड फाइनल पॉइंट x, y ना होके x, y, z। एक फॉर्मूला देता हूँ मैं आपको। अगर सपोज ए जो है उसका कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड z1 है, एंड b के लिए x2, y2 एंड z2, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस बिटवीन a एंड b होगा, ठीक है, जैसे a एंड ये b, तो डिस्टेंस मतलब ये लेंथ, इनके बीच का जो मिनिमम सेपरेशन है, ऐसा नहीं कि ऐसा घूम फिर के ऐसा ऐसा है और ये लेंथ नहीं, जो a और b के बीच का मिनिमम सेपरेशन है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, मतलब इस रेड लाइन के लिए एक फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर सपोज तीनों कोऑर्डिनेट दिया होगा तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इस चीज को नोट करो। ओके, तो सपोज अगर हमारा मूवमेंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, समझ हमारा मूवमेंट ओरिजिन से हो रहा है और वो x, y, z तक जा रहा है। अब इसको फील कराता हूँ मैंने किया क्या। x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस आपके तरफ आ रहा है। ये जो वेक्टर मैंने ओपी ड्रॉ किया वो इस बोर्ड पे ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। मतलब अगर सपोज ये हमारा कोई लाइन है तो इसको मैंने बाहर फिर खींच दिया, ठीक है, इस लाइन को मैंने बाहर खींच दिया तो ये बाहर ऐसा निकल रहा है, ठीक है। मतलब वो लाइन इस ओपी, मतलब ये जो ओपी वेक्टर है या ओपी एरो जो मैंने दिखाया वो इस बोर्ड के साथ कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। ये बेसिकली एक 3 डायमेंशन डायग्राम फिगर। तो यहाँ पर जब हम लोग ओपी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो जाहिर है कि जो हमारा मूवमेंट का प्रोसेस है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस के लोग मूव कर रहे होंगे, देन वाई, देन जेड, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक्स, वाई, जेड तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो ओपी वेक्टर होगा वो हमारे उस लॉ के अकॉर्डिंग एक्स आई, वाई जे एंड जेड के, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स, देन वाई, देन जेड। ओके, यहाँ पर जब हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट ये हो जाएगा। कैसे? तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ये जो ओरिजिन है उसका कोऑर्डिनेट 0, 0, 0, ये x, y, z, तो x माइनस 0 का स्क्वायर, ये बेसिकली आया कैसे? तो OP इक्वल टू x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर एंड प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट। तो इससे OP का लेंथ निकल गया। तो ये मॉड ऑफ OP वेक्टर हुआ। तो हम लोग एक जनरलाइज्ड फॉर्म यहाँ पर डेवलप करेंगे, ठीक है। ये जो भी चीज हमने यहाँ पर देखा उससे हम लोग ये समझेंगे कि अगर सपोज कोई वेक्टर OP से रिप्रेजेंट हो रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इक्वल टू रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i कैप स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j कैप स्क्वायर एंड प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k कैप स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब वेक्टर में i कैप हो, j कैप हो, दोनों हो, या i j k तीनों हो, या फिर कोई दो हो, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा।
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। तो ये हमारा आज का पहला फॉर्मूला है, इस चीज को नोट करो। ओके, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इन सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। अगर सपोज सारे वेक्टर को हम लोग ओपी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, और लेंथ निकालना यानी ओपी मोड निकालना, तो जो फॉर्मूला हमारा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर रूट, ये पहले वाले के लिए हो जाएगा। फिर सेकेंड वाले में कोएफिशिएंट ऑफ आई 1 है, 1 का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जे -1 -1 का स्क्वायर एंड के के लिए 3। तीसरे वाले में कोएफिशिएंट ऑफ आई जो है वो -2 है, सो -2 का स्क्वायर, जे के लिए 3 का स्क्वायर, के नहीं है तो 0 का स्क्वायर। जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑल्दो यहाँ पर के नहीं है, लेकिन ऐसा मान लेंगे कि ये 0 के कैप, ताकि अच्छा लगे कि इसकी फैमिली में के कैप भी है, 0 अमाउंट। ओके, तो -2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर एंड देन फोर्थ वाले में -6 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 6 and then 3j cap and लास्ट वाले में कोएफिशिएंट ऑफ आई जो है -1 है, तो -1 का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जे -2 है, तो -2 का स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट 3 है, 3 का स्क्वायर। ओके, सो ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट हो गया। देन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अगर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को सिंगल वर्ड में डिफाइन करना है तो ये बेसिकली सेंस ऑफ वेक्टर, ठीक है, सेंस ऑफ वेक्टर। अब किसी भी वेक्टर में, कोई भी वेक्टर दो पार्ट से बनता है, अमाउंट एंड देन डायरेक्शन। ओके, किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड होगा एंड डायरेक्शन होगा। वेक्टर, अब तक हम लोग कौन सा वेक्टर लेके आ रहे थे? ओपी वेक्टर। तो ये वेक्टर है, उसका जो अमाउंट होगा या मैग्नीट्यूड होगा वो मॉड ऑफ ओपी वेक्टर एंड डायरेक्शन। तो यहाँ से डायरेक्शन जो होगा हमारा ओपी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ओपी वेक्टर, तो ये डायरेक्शन होगा। अभी इस डायरेक्शन को हम लोग इन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, या पर्टिकुलरली इस केस में ओपी कैप। ओपी कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर, पहला लेटर इनिशियल, दूसरा लेटर फाइनल। तो ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन का फॉर्मूला। अब हम लोग को ओपी वेक्टर मॉडुलस निकालने आता है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास है, तो हम लोग इजीली डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, तो मान लिया कि जो ओपी वेक्टर है वो 2i + j + 3k, और हम लोग को डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर निकालना है, मतलब ओपी कैप निकालना। अगर आपको ओपी कैप लिख रहा है इसका मतलब कि कैप मतलब डायरेक्शन, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर पूछ रहा है, डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर। तो वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वेक्टर ओपी डिवाइडेड बाय
ओपी वेक्टर का मॉडुलस, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों जो वेक्टर है वो 2y प्लस जे प्लस 3k एंड डिवाइडेड बाय मॉडुलस। तो मॉडुलस के लिए 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे, अंदर अंदर कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। तो √14 ओपी वेक्टर मॉड निकाला हमने फॉर्मूला से, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो ये ओपी कैप हो गया मेरे साथ में, यानी कि डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर। तो अगर आपको कोई वेक्टर देता है और उसका डायरेक्शन पूछता है तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर देना, ओपी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ओपी वेक्टर। ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया हमारा, नोट कर लो। अब एक कन्फ्यूजन दिमाग में आ सकता है कि आई कैप को मैंने डायरेक्शन बोला, जे कैप को मैंने डायरेक्शन बोला, के कैप को मैंने डायरेक्शन बोला, और इस चीज को भी मैं डायरेक्शन बोल रहा हूँ। मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ आई जे के, यहाँ आई भी है, जे भी है, के भी है, इसको भी मैं डायरेक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑल्दो मैं वेक्टर वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीजें डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन का प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। डायरेक्शन का प्रॉपर्टी, ये भी डायरेक्शन, ये भी डायरेक्शन, ये भी डायरेक्शन, और ये हमने निकाला डायरेक्शन, ये भी डायरेक्शन है। इन चारों में खास बात क्या है, सब में आई जे के है, सब फैमिली मेंबर जैसा लग रहा है, ये खास बात है ना इनमें। इन सब का अमाउंट देखो, इन सब का अमाउंट सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, सोच लिया। ओके, सो यहाँ पर अगर सबको एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सब डायरेक्शन है, कैप वाला चीज है, तो एन कैप एन कैप एन कैप। तो यहाँ पर जब अमाउंट निकालेंगे तो आई का कोएफिशिएंट 1, जे के लिए 0, के लिए 0, तो ये 1 आ गया। दूसरी वाले में जे कैप है, तो यहाँ पर जब अमाउंट निकालेंगे मेरे साथियों, 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 1। और तीसरे वाले में जब अमाउंट निकालेंगे 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर √1। एंड ऑब्वियसली फोर्थ वाले में जब निकालेंगे मैग्नीट्यूड, सो 2/√14 स्क्वायर प्लस 1/√14 स्क्वायर प्लस 3/√14 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये 4, 14, 1/14 एंड 9/14 अंडर रूट, तो ये 1। इसका मतलब कि जो भी डायरेक्शन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। जो भी डायरेक्शन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मतलब अगर किसी ने आपकी जिंदगी में ये वेक्टर मारा 2y माइनस जे प्लस के, और अत्याचार किया, पूछा आपसे कि क्या ये एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका अमाउंट निकालेंगे, इसका अमाउंट 1 नहीं आ रहा, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √6 आ रहा है, जो 1 के इक्वल नहीं है। तो ये कोई डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा, ठीक है। ऑब्वियसली वेक्टर में अमाउंट एंड डायरेक्शन होता है, लेकिन अगर डेप्थ में सोचेंगे तो ये कोई यूनिट वेक्टर नहीं है, ये कोई डायरेक्शन वेक्टर नहीं है, ये एक ऐसा वेक्टर नहीं है जिसका अमाउंट 1 है। तो ये सिंपली एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, मतलब डायरेक्शन नहीं है बेसिकली, ये कैप वाला चीज नहीं है। और जो भी डायरेक्शन है हमारा, इन सब का मॉड जब ले रहा है तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर जिसका अमाउंट 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो ये बेसिकली ये चारों यूनिट वेक्टर होंगे। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। सो जो डायरेक्शन होता है पर्टिकुलरली उसमें कैप यूज करते हैं। कैप मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मीन्स उसका जो मैग्नीट्यूड होगा
वो 1 होगा, उसमें i भी हो सकता है, j भी हो सकता है, k भी हो सकता है, उसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर सब कुछ हुआ, कॉम्बिनेशन भी हो i j के, सब कुछ हुआ, और अगर सब कुछ उसका अमाउंट 1 नहीं आ रहा, तो फिर ये डायरेक्शन नहीं होगा, कैप वाला केस में नहीं आएगा ये। ठीक है, इसको नोट करो। ओके, ऑपरेशन इन वेक्टर्स सिंपल से होते हैं। अमाउंट निकालना, डायरेक्शन निकालना हमने सीख लिया। ऑपरेशन ऑफ वेक्टर में जैसे कि सपोज वेक्टर ए दिया हुआ है, आपको वेक्टर बी दिया हुआ है, 2i प्लस जे प्लस के माइनस जे माइनस 4k। ए प्लस बी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2i प्लस जे प्लस के एन प्लस बी में माइनस जे माइनस 4k। सो 2i प्लस जे प्लस के माइनस जे माइनस 4k। सो पहले i वाले को ऑपरेट करो, ठीक है, पहले i वाले को ऑपरेट करो। i में सिर्फ एक ही है, प्लस जे और माइनस जे, तो वो कैंसिल हो जाएगा, एंड देन प्लस के एंड माइनस 4k, तो माइनस 3k। तो ये a प्लस बी वेक्टर होगा पहला। हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट की क्या क्या होगा। अगर ए एंड बी दिया हुआ है तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। सपोज यहाँ पर हम लोग को 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना होगा, तो पहले a को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2i प्लस जे प्लस के एंड माइनस बी, तो ये 4i प्लस 2j प्लस 2k प्लस j प्लस 4k, ये इक्वेशन आ गया। तो i का एक टर्म है 4i, देन 2j एंड j 3j, एंड देन 2k प्लस 4k 6k। तो स्केलर में क्या होता था, ठीक है, स्केलर में क्या होता था, अगर सपोज आपको 2 प्लस 3 पूछ रहा है तो 5 होता था, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं कि 2i के साथ है 3 किसी और के साथ है, सब कॉमन होता था, तो सिंपल एडिशन। यहाँ पर इस तरह के केस में जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ, ये कोई बहुत डिफिकल्ट मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है, ये काफी इजीली हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब वेक्टर ऑपरेशन होता है, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो वेक्टर में इस तरीके से करते हैं। अब सपोज इस केस में आपको ये पूछता इसी वाले पार्ट में कि a प्लस बी और ये दो पैरेलल लाइन, यानी मॉड a प्लस बी पूछ रहा है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि पहले आप a प्लस बी कैलकुलेट करो, वो एक वेक्टर बनेगा, उसका मॉडुलस निकालो। तो हमने a प्लस बी तो निकाल लिया है, अब जब इसका मॉड निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज कर दो, कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, g का कोएफिशिएंट 0 है एंड k का कोएफिशिएंट -3 है, तो ये हो जाएगा। तो 4 प्लस 0 प्लस 9 रूट 30। तो अगर a प्लस बी का मॉड आपसे पूछ रहा है तो आप सिंपली पहले a प्लस बी कैलकुलेट करो एंड देन मॉडुलस वाला फॉर्मूला यूज करो। मतलब ये 2 स्टेप क्वेश्चन हो गया, पहले a प्लस बी कैलकुलेशन, देन मॉडुलस का फॉर्मूला यूज करके उसका कैलकुलेशन, ठीक है। इस चीज को नोट कीजिए। इसमें a b c d दिया हुआ है, तो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d। ट्राई करो इसको। किसी का आया
मैग्नीट्यूड कितना आया ये बताओ जल्दी से। रूट ऑफ 20 चलो चेक करते हैं। ओके सो a 2i minus j and then plus 2b 2k चलो ब्रैकेट and then 3c I plus j minus 3k and then 4d। सो इस वेक्टर को हम लोग कैलकुलेट करना। मान लिया कि हमारा ये जो वेक्टर है वो ओपी वेक्टर है। सो 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस 3i प्लस 3j माइनस 9k एंड प्लस 12k। सो i वाले टर्म को सेपरेट करना है 2 3 5i देन j माइनस j 3j सो 2j एंड k वाले टर्म तो ये ओपी वेक्टर हो गया। एंड देन इसका मॉडुलस इजीली निकाल सकते हैं हम लोग फॉर्मूला से। तो 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर रूट 54 एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए ओपी कैप लिखना पड़ेगा। कैप मतलब डायरेक्शन, तो वेक्टर बाय अमाउंट। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय अमाउंट। सो 5i प्लस 2j प्लस 5k डिवाइडेड बाय रूट 54। तो ये रिजल्ट हो जाएगा। तो और लेते हैं। यही हमारा सेट ऑफ वेक्टर है ABCD। इसी केस के लिए ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 4b प्लस c एंड 2c माइनस a प्लस 3d। इन दोनों वेक्टर के लिए अमाउंट एंड डायरेक्शन आपको बताना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके पहले वाले कितना आ रहा है रूट ऑफ रूट 42। सेकेंड वाले का रूट ऑफ कितना आ रहा है कितना आ रहा है सेकेंड का कितना आ रहा है सेकेंड वाले दोस्तों। सो पहले वाले में जो हमारा ओपी वेक्टर है, ठीक है, पहले वाले का जो ओपी वेक्टर है वो माइनस 5i प्लस 4j प्लस के आ गया, ठीक है। और यहां से हम लोग अमाउंट निकालेंगे तो माइनस 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। एंड डायरेक्शन मतलब ओपी कैप। सो ओपी कैप इक्वल टू ओपी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ओपी वेक्टर, ठीक है। सेकंड वाला कितना आ रहा है आंसर रूट ऑफ मतलब रूट 18। चेक कर दे सेकंड वाले में जो ओपी वेक्टर है हमारा 2c माइनस a प्लस 3d 2c माइनस a प्लस 3d।
सो 2c यानी कि 2i प्लस 2j माइनस 6k माइनस ऑफ a एन प्लस 3d रूट 18 आ रहा है सेकेंड वाले का, या तो तुम लोगों ने पाप किया फिर मैंने पाप किया। 2c माइनस ए प्लस 3d, सो 2 इंटू सी माइनस ए तो माइनस 2i प्लस j एन प्लस 3d 3i 3j माइनस 9k, सो 2i माइनस 2i प्लस 3i तो 3i देन 2j एंड j 3j 6j। यार ये आ रहा है, इससे तो रूट 3 नहीं आया, मतलब रूट 18 नहीं आया। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने यहाँ 3d मतलब 9k के, सो यहाँ से भी 2i आ गया। तो यहाँ पर j 3j हो गया एंड प्लस 3k रूट 18, ठीक है। एंड यहाँ से फिर हमारा आ जाएगा, तो ये सेकंड वाले पार्ट का। फिर यहाँ पर जब OP कैप निकालेंगे सो 3j प्लस 3k डिवाइडेड बाय रूट 18, तो ये रिजल्ट हो जाएगा। कुल मिला के ये आसान चीज़ है, ये कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमने देखा है। जो वेक्टर होता है वैसे तो बहुत टाइप का होता है, लेकिन हमारे लिए दो चीज़ समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो पोजीशन वेक्टर, मतलब किसी पॉइंट को समझना जरूरी है, और दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट, मतलब किसी लाइन सेगमेंट को समझना जरूरी है। तो ये दो चीज़ हम लोग को देखना है, पोजीशन वेक्टर एंड देन लाइन वेक्टर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। क्या है ये वो देखते हैं, पोजीशन एंड लाइन वेक्टर। ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जो किसी के पोजीशन को इंडिकेट करेगा, और किसी के भी पोजीशन को हम लोग इंडिकेट कराने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम का यूज लेते हैं, ओरिजिन का हेल्प लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर मींस ओपी वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर में पहला पॉइंट ओरिजिन होना चाहिए। अब जैसे कि सपोज एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ओरिजिन है ओ मतलब 0 0 0, और यहाँ पर स्पेस में कोई पॉइंट P ले लिया हमने, और ये वेक्टर को रिप्रेजेंट किया P का कोऑर्डिनेट x, y, z। तो यहाँ पर ये जो OP वेक्टर है वो xi प्लस yj प्लस z के, ठीक है। यहाँ पर ये जो OP वेक्टर है वो xi प्लस yj प्लस z के, ओके। तो ये जो वेक्टर है ये बेसिकली P के पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। पोजीशन ऑफ पॉइंट P, और अगर इसको बहुत खूबसूरती से लिखेंगे तो इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ओके, तो ये जो OP वेक्टर है वो बेसिकली xi प्लस yj प्लस z के पोजीशन ऑफ पॉइंट P को रिप्रेजेंट, देखो पॉइंट P को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को x, y, z, इसको ऐसा बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट मेथड वाला तरीका, स्केलर मेथड वाला तरीका, भाई कुछ भी, ठीक है। तो P का जो पोजीशन है इसको आइदर x, y, z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पर इसकी जिंदगी में वेक्टर अगर लाना है तो OP वेक्टर लिख के xi प्लस yj प्लस z के, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P xi प्लस yj प्लस z के। लेकिन अगर सपोज इनिशियल पॉइंट O नहीं हो, ओरिजिन नहीं हो, ठीक है, तो फिर जो वेक्टर जनरेट करेगा उसको लाइन वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि अगर ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P है, ठीक है, तो सपोज कोई सेगमेंट लेते हैं ऐसा A एंड B, और ये एरो, तो ये जो वेक्टर AB है ये लाइन वेक्टर, मतलब इन दोनों में कोई ओरिजिन नहीं, ठीक है। अब ये जो लाइन वेक्टर है वो बना कैसे,
तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोजीशन वेक्टर, ये ए भी कोई पोजीशन है, ये बी भी कोई पोजीशन है, तो इन लोग कंबाइंड करके हमारा लाइन वेक्टर बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये लाइन वेक्टर, इसको नोट करो। ओके, इसका मतलब कि अगर पोजीशन वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस पोजीशन वेक्टर को हम लोग कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि अगर आप सपोज क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो जो xi प्लस yj प्लस zk ये फॉर्म है, इसको इक्विवेलेंट टू x, y, z ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अब इसको लिखने से क्या फ़ायदा होगा, क्या यूज़ होगा, वो आगे चल के देखेंगे, लेकिन इतना जानो कि ये चीज़ कर सकते हैं। एंड बी केयरफुल, इसको आप पोजीशन वेक्टर के लिए ही करना, क्योंकि जब आप लाइन वेक्टर कैलकुलेट करोगे तो इसमें भी आई जे के का कोएफिशिएंट होगा, तो उसको फिर कोऑर्डिनेट से रिप्लेस मत कर देना, ठीक है। ये रिप्लेसमेंट सिर्फ पोजीशन वेक्टर के लिए करना। तो ये जो रिप्लेसमेंट है xi प्लस yj प्लस zk को x, y, z, ये पोजीशन वेक्टर के लिए करेंगे। यहाँ पर जो लाइन वेक्टर है डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोजीशन वेक्टर। अब a b ऊपर में एरो मतलब a टू b मूवमेंट, अगर a टू b मूवमेंट है तो जो फाइनल पोजीशन है वो b है, इनिशियल पोजीशन a है, तो इसको हम लोग OB माइनस OA वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। यानी कि जो AB वेक्टर है, E टू B वेक्टर है, वो बेसिकली है क्या, वो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट जैसा है। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्ड आपने सुना होगा तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो AB वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम A टू B, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पर जो फाइनल पोजीशन है वो B है, इनिशियल पोजीशन A है, OB माइनस OA, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो हमेशा इसको याद रखो कि अगर लाइन वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब लाइन वेक्टर को अगर आप पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हो तो एडिशन मत कर देना, ठीक है। लाइन वेक्टर मतलब समथिंग लाइक चेंज, और चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही करते हैं। तो अगर A टू B वेक्टर है तो B फाइनल, फाइनल है माइनस इनिशियल मतलब A, तो OB माइनस OA। यहाँ पर A भी मत कर देना कि AB वेक्टर है तो B माइनस A, ठीक है। इस तरीके से मत दिखा देना, इससे कोई मतलब नहीं है, एक्चुअली में इसका कोई मतलब नहीं है। तो AB इज नॉट इक्वल टू B माइनस A, AB इक्वल टू OB माइनस OA, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। नोट करो इसको। ओके, सो अब हम लोगों ने दोनों तरह के वेक्टर पे कमांड कर लिया। अब देखो दो ही तरह का पॉसिबिलिटी होगा, आइदर जो वेक्टर है वो ओरिजिन से निकलेगा या ओरिजिन से नहीं निकलेगा। अगर ओरिजिन से निकल रहा है हमारा तो उसको पोजीशन वेक्टर की तरह ले सकते हैं, ओरिजिन से नहीं निकल रहा है तो लाइन सेगमेंट की तरह ले सकते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के लिए आप कोऑर्डिनेट वाला रिप्लेसमेंट ले सकते हो, लाइन वेक्टर के लिए नहीं। अब अगर इस चीज को हम लोग देखते हैं, जो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बिगिनिंग में लिखा था उसका एक तरह का प्रूफ देख लेते हैं। जैसे कि सपोज लाइन सेगमेंट AB है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। A का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 एंड z1, और B का जो कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड z2। ये अपना एक्सिस सिस्टम है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये O हो गया, तो ये OA पोजीशन वेक्टर और ये OB पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये OA पोजीशन वेक्टर आसान है ये, एंड OB पोजीशन वेक्टर। जब हम लोग यहाँ पर OA लिखेंगे, OA वेक्टर, तो वो x1i प्लस y1j प्लस z1k, एंड जब OB लिखेंगे तो x2i प्लस y2j z2k, एंड जब हम लोग को AB लिखना होगा, AB वेक्टर इनफैक्ट, तो AB मतलब A टू B, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज, सो OB माइनस OA। और
अच्छा ओ बी माइनस ओ यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे मेरे साथियों, तो x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप एंड माइनस ऑफ x1 i कैप, x2 j कैप, x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप, ऐसा हो गया। तो फाइनली सॉल्व होने के बाद x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप, ये AB वेक्टर हो गया। तो सपोज किसी ने लेंथ ऑफ AB पूछ दिया, AB का लेंथ क्या होगा, AB का लेंथ मतलब मॉड AB, मतलब सिंपली AB, तो उसका फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, j का स्क्वायर, k का स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये जो लेंथ AB है उसको डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, उसका वेक्टर अप्रोच भी देख सकते हैं, वेक्टर वाले तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी सेगमेंट का अगर आपको लेंथ डिटरमाइन करना है, तो अगर फिर से सुनो, अगर किसी भी सेगमेंट का लेंथ डिटरमाइन करना है और अगर आपको एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी वो लेंथ निकाल सकते हैं, या फिर वेक्टर लाइन वेक्टर जो है उसको आप वेक्टर फॉर्म में IJK के फॉर्म में लिख के मॉड करके भी वो चीज़ कर सकते हो। जो मैंने फॉर्मूला दिखाया था उसमें x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 स्क्वायर लिखा था। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर या x1 माइनस x2 स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये वेक्टर अप्रोच है लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए, मतलब ये डिस्टेंस फॉर्मूला का एक तरह का प्रूफ समझ सकते हो आप, इसको नोट करो इस चीज़ को। ओके, अब कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं। बी केयरफुल, हम लोग पोजीशन वेक्टर को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर कोऑर्डिनेट को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लाइन वेक्टर में वैसा रिप्लेसमेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि अगर AB वेक्टर हमने इस तरीके से निकाला तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z2, इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। बता सकते हो ऐसा क्यों नहीं कर सकते मेरे दोस्तों? ये कोऑर्डिनेट एक पॉइंट को डिपेंड करता है ना, कोऑर्डिनेट मतलब किसी पॉइंट का लोकेशन पोजीशन, ठीक है। लाइन वेक्टर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होगा, तो सपोज आप ऐसा करते हो तो ये कौन सा पॉइंट है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो लाइन वेक्टर में इस तरह का रिप्लेसमेंट मत करना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। पोजीशन वेक्टर मतलब एक पॉइंट, तो वेक्टर को आप पॉइंट में लिख सकते हो, पॉइंट के फॉर्म में, इक्विवेलेंट जी होता है, ठीक है। लेकिन जो लाइन वेक्टर है, जो लाइन सेगमेंट है, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होगा। तो अगर उस वेक्टर को आप किसी कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर रहे हो, एक्स वाई जेड वाली चीज से रिप्लेस कर रहे हो, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो लाइन वेक्टर को आप कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्लेसमेंट मत करना, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म, अगर पोजीशन वेक्टर होगा तो उसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्लेस करना। ओके, कुछ क्वेश्चन पोजीशन वेक्टर एंड लाइन वेक्टर के ऊपर देखते हैं हम लोग। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ABCD का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो लेंथ निकालो एंड डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर जो लेंथ निकालना है हम लोग को, ठीक है, लेंथ निकालने के जो फॉर्मूला यूज कर रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है।
लेंथ निकालने के जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करें वो डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब अगर a x1 y1 z1 और b x2 y2 z2, सो ab इक्वल टू, अभी हमने जो प्रूफ देखा, ये हो जाएगा। सो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग सेगमेंट का लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। सो जहां तक बात डिस्टेंस निकालने की है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको वेक्टर को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर ऐसा मत कर दो कि ए बी वेक्टर कैलकुलेट करो एंड देन मॉडुलस, वैसा भी कर सकते हो, लेकिन उससे आसानी तरीके से इस मेथड से आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। लेकिन यहाँ दूसरे वाले पार्ट में अगर डायरेक्शन निकालना है वेक्टर का, तो हम लोग को वेक्टर पता होना चाहिए। लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर हम लोग को एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है तो, लेकिन अगर डायरेक्शन निकालना है तो वेक्टर हम लोग को नोन होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस वाला पार्ट हो गया। एंड देन डायरेक्शन ए डी ए सी ए बी बी सी एंड सी डी, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको वो देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर सपोज हम लोग को ये एडी वेक्टर देखो, एडी वेक्टर है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओडी माइनस ओ ए। कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर ए टू डी है तो डी फाइनल होगा, ए इनिशियल होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल ओडी माइनस ओ ए। ओडी डी का जो कोऑर्डिनेट है वो 1 2 3 है। अब ये पोजीशन है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, पोजीशन है, पोजीशन को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, ये ओडी हो गया। माइनस ओ ए, आई जे के नहीं है तो 0, सो आई प्लस 2j 0k लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए वेक्टर को कैलकुलेट करना होगा हम लोगों को। कैलकुलेट करते हैं। एडी वेक्टर जो होगा ओडी माइनस ओ ए, फाइन, ओडी माइनस ओ ए फाइन माइनस इनिशियल, डी 1 2 3 है। तो ओडी वेक्टर जब लिखेंगे तो आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस ओ ए, आई प्लस 2j प्लस 0k। तो ये सॉल्व होने के बाद आई वाला पार्ट, जे वाला पार्ट एंड के, तो 3k बचेगा। तो ये एडी वेक्टर आ गया। अब एडी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट 3, मॉड वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। एंड देन डायरेक्शन वाला फॉर्मूला यूज करो। डायरेक्शन मतलब एडी कैप अपने को निकालना है। सो एडी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एडी। सो एडी वेक्टर 3k कैप डिवाइडेड बाय 3, सो k कैप। तो ये एडी वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। इस तरीके से बाकी सारे वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, उस तरीके से बाकी वेक्टर के डायरेक्शंस को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब तक हमने जो चीज सीखा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, देन यूनिट वेक्टर, देन पोजीशन वेक्टर एंड देन लाइन वेक्टर, ठीक है। मतलब लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ एक चीज के ऊपर बेस्ड है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैलकुलेशन, ठीक है। सब चीज में हर कॉन्सेप्ट के बाद हमने जो क्वेश्चन निकालना, क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें आइदर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन हम डिटरमाइन करे थे। तो ये सारी चीजें हमने सीखी। ओके, यहां तक सबको सारी चीजें समझ में आई, सारी बातें समझ में आई, यस या नो? हाँ ना बोलो, अभी मुंडी मत हिलाओ, अभी आवाज चाहिए मुझे, साउंड इफेक्ट चाहिए।
थोड़ा सा मैं स्लो जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना मैं, ठीक है, अभी स्लो जाते हैं, ठीक है, और फिर धीरे धीरे अपने रफ्तार बनाएंगे। ओके, सो ये चीज हो गया। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका अमाउंट कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, डायरेक्शन मतलब सेंस, यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, पोजीशन वेक्टर मतलब किसी पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर के फॉर्म में, एक उसमें से पॉइंट ओरिजिन होना चाहिए, एंड लाइन वेक्टर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ दो पोजीशन वेक्टर। ओके, अब वेक्टर को ब्रेक करना सीखेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर मींस ब्रेकिंग ऑफ ए वेक्टर। अब ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कुछ नया नहीं सीखना हम लोग, ठीक है, ये जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है उसमें कुछ नया नहीं सीखेंगे। ये बेसिकली क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब ब्रेकिंग ऑफ ए वेक्टर, इसका जो मतलब होता है रिजोल्यूशन मतलब ब्रेक करना, तो ब्रेकिंग ऑफ ए वेक्टर। अब वेक्टर हमने बनाया कैसे था, दो पहले बिगनिंग में, सबसे बिगनिंग में क्या देखा था, x देखा, देन y देखा, दोनों को xi प्लस yj ऐसा लिखा था हमने। तो कोई दो एलिमेंट के एलिप्स से एक बड़ा सा वेक्टर बनाया हमने। तो रिजोल्यूशन मतलब ब्रेकिंग ऑफ ए वेक्टर मतलब अपोजिट ऑफ मेकिंग ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर जिस तरीके से बना रहे हैं उसके रिवर्स में जाना। वेक्टर हमने बनाया कैसे था, x और y के हेल्प से बनाया था। अब हमारे पास क्या है, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास कंटेनर में एक वेक्टर है जिसको हम लोग को दो पार्ट में रिजॉल्व करना है, ठीक है। वो दो डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, वो जो दो डायरेक्शन है वो कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। इनिशियली बिगिनिंग में हम लोग वो दोनों डायरेक्शन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेंगे, क्योंकि हमने जो स्टार्ट किया था वेक्टर वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करके ही क्रिएट किया था। तो बिगिनिंग में हमने वेक्टर को क्रिएट किया था, यहाँ पर हम लोग को वेक्टर को डिस्ट्रॉय करना है, ब्रेक करना है, रिजॉल्व करना है। कैसे वो देखते हैं आगे। तो सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और हमारे पास ये वेक्टर दिया हुआ है, ये हमारे पास ओपी वेक्टर है, ओ एन पी, और मान लेते हैं वो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, और हम लोग को इस वेक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व करना, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग होना चाहिए। ओके, तो ब्रेकिंग ऑफ अ वेक्टर, तो इस वेक्टर के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इस वेक्टर के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे, उस सारे पॉइंट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट कर दो, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट कर दो, तो ये लेंथ क्रिएट हो जाएगा, लेंथ ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। इस वेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट कर दो, एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट कर दो, तो ये एक लेंथ क्रिएट हो गया। ये लेंथ जो होगा वो लेंथ ऑन एक्स एक्सिस होगा, और इस लेंथ को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी। ओके, तो ये जो लेंथ होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर, ठीक है। ये जो लेंथ है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर। अब ये लेंथ निकालेंगे कैसे, तो ट्रिगो वाले फॉर्मूले से। जैसे कि अगर यहाँ पर ये ट्राइंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं, इस ट्राइंगल में एक पॉइंट O है, एक पॉइंट P है, और मान लिया कि जो पहला पॉइंट जहाँ पर हमने परपेंडिकुलर या प्रोजेक्शन किया वो A है, और ये थीटा है, और ये जो लेंथ है वो OP लेंथ है। जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है उसको H से डिनोट करते हैं। H मतलब एक लेंथ जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, H को डिटरमाइन करना है हम लोग को। अब हम लोग को वेक्टर को ब्रेक करना, तो जाहिर है कि वेक्टर दिया होगा तभी तो हम लोग उसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो ओपी वेक्टर है वो गिवन है, मतलब ये जो चीज है वो गिवन है। तो अगर वेक्टर गिवन है तो उसका लेंथ भी गिवन होगा, मतलब लेंथ हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में cos थीटा इक्वल टू h बाई ओपी, तो जो h होगा वो ओपी cos थीटा, जो h होगा वो ओपी cos थीटा हो गया, और ये जो ओपी cos थीटा है यही इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर एंड बी केयरफुल, इस केस में जो थीटा है वो इंक्लिनेशन है वेक्टर का विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इस लेंथ को, इस ओपी cos थीटा लेंथ को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी बोलेंगे।
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर, इसको नोट करो। ओके, सो ये हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देखा ओपी कॉस थीटा, एंड देन वर्टिकल प्रोजेक्शन। वर्टिकल पोजीशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे? बिल्कुल वही मेथड जो हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए कैलकुलेट किया। क्या किया हमने? वेक्टर के हर एक पॉइंट को जिसके अलोंग रिजॉल्व करना था उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, जो लेंथ क्रिएट हुआ वही हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन। सेम चीज वर्टिकल के लिए, ये वेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबको वर्टिकल एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट कर दो। सारे पॉइंट को हमने प्रोजेक्ट कर दिया, तो मेरे दोस्तों ये लेंथ क्रिएट हुआ, ठीक है, ये लेंथ क्रिएट हुआ, ये वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा, मतलब ये जो लेंथ होगा वो वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा। अब ये लेंथ डिटरमाइन करना है, तो अगर ये लेंथ निकालना है तो ये दोनों लेंथ सेम ही होगा, कॉमन है। तो इस ट्रायंगल में फिर से देखते हैं, ट्रायंगल ओपीए में देखते हैं, ठीक है। वर्टिकल पोजीशन को वी से इंडिकेट करते हैं, ये हो गया वी, ठीक है। वर्टिकल पोजीशन को वी से इंडिकेट करते हैं, एंड देन अगेन साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन थीटा जो होगा वो v डिवाइडेड बाय ओपी। टैन थीटा से वर्टिकल पोजीशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन साइन थीटा वो वाला चीज यूज करते हैं, तो v इक्वल टू ओपी साइन थीटा। तो ये वर्टिकल पोजीशन हो गया ओपी साइन थीटा। अब आपको क्वेश्चंस में हॉरिजॉन्टल पोजीशन वर्टिकल पोजीशन जैसा वर्ड भी मेंशन कर सकता है, या फिर ये भी बोल सकता है कि वेक्टर को आप किसी एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करो, उसका कॉम्पोनेंट उस एक्सिस के अलोंग निकालो। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल इतना है कि जिस भी एक्सिस के अलोंग आपको वेक्टर को रिजॉल्व करना है, जिस भी एक्सिस के अलोंग आपको वेक्टर को रिजॉल्व करना है, सिंपली क्या करना है, वेक्टर के हर एक पॉइंट को उस एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट कर देना, ठीक है। एंड पोजीशन परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इस पॉइंट को इस तरीके से प्रोजेक्ट करो कि सर ये पॉइंट ब्रेक कर गया, एयर में उड़ा और यहाँ पर आ गया, वैसा मत कर देना, ठीक है। बिल्कुल ऐसा डाउनवर्ड पोजीशन, एयर इफेक्ट मत ले लेना, ठीक है। तो इस तरह का पोजीशन, ओके। एंड देन ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो गया, एंड वर्टिकल पोजीशन जो लेंथ है हमारा वही हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। इसको नोट करो। ओके, अब मुझे ये बताओ कि पहले तो मैंने वेक्टर को क्रिएट किया, ठीक है, पहले वेक्टर मैंने बनाया, अब मैंने वेक्टर को ब्रेक कर दिया, पहले मेकिंग देन ब्रेकिंग। अभी मैंने वेक्टर को ब्रेक किया, क्यों ऐसा किया? वेक्टर को बनाना तो समझ में आ रहा है, वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कैसे वो कंस्ट्रक्ट करते हैं वो पता नहीं चाहिए। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या फायदा हो सकता है हमारी जिंदगी में? क्यों वेक्टर को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, क्यों रिजॉल्व कर रहे हैं, जरा बताओ। कुछ भी आंसर दो, जरूरी नहीं है कि आंसर सारे के सारे आंसर पैरेलल हो। आंसर कभी मजेदार भी होता है, लॉजिकल होता है, इलॉजिकल होता है, धीमा होता है, फास्ट होता है। फिजिक्स में आगे चल के इसका एप्लीकेशन होगा, ठीक है। वेक्टर को रिजॉल्व करने का जो टेक्निक है वो आगे चल के यूज होगा। अभी बस हमें ये चीज जानना है कि उस वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो करते कैसे, क्योंकि कभी कभी आपको एक कंप्लीट वेक्टर दे देगा और बस उसके एक कंपोनेंट का एप्लीकेशन होगा, एक कंपोनेंट का यूज होगा। जब आप लॉज ऑफ मोशन चैप्टर सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आपको जो फोर्स वेक्टर दिया है उस फोर्स वेक्टर के वजह से ही कुछ मूवमेंट हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि उस फोर्स के कंपोनेंट के वजह से मूवमेंट होता है। तो अगर हम लोग वेक्टर को रिजॉल्व करना नहीं जानते हैं तो फिर वहां पर जाकर अटक जाएंगे। इसका मतलब कि अब तक हमने कोई भी एप्लीकेशन नहीं देखा है, वेक्टर को रिजॉल्व करने का एक भी एप्लीकेशन नहीं देखा है। बस हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर को रिजॉल्व करते कैसे करते हैं, तो आगे चल के जब इसका एप्लीकेशन होगा तो उसको समझ में आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दिलाता हूँ। लॉज ऑफ मोशन में सपोज
आपको इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि ये कोई बॉडी है और आप उसके ऊपर इस तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहे हो। दिख रहा है तुम लोगों को बॉडी एंड फोर्स? नीचे करो इसको, नीचे। ओके चलो मैं हटाता हूँ इसको, फिर से दिखा। क्यों रिजोल्यूशन हम लोग सीख रहे हैं वो देख लेते हैं। एक एग्जांपल हल्का सा बता देता हूँ मैं। लॉज ऑफ मोशन तो सबने देखा ही है, थोड़ा सा एक हल्का सा एग्जांपल मैं इसके ऊपर आपको बता देता हूँ, ठीक है? ओके जैसे कि ये सरफेस है और ये बॉडी है और इसके ऊपर मैंने ऐसा फोर्स अप्लाई किया। तो ऐसा थोड़ी ना कि अगर इस तरीके से फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी इसी डायरेक्शन में निकल लेगा। चलो भाई चलते हैं, बाद में आएंगे, ठीक है? अब बॉडी जो होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो ग्राउंड के कांटेक्ट में ही रहता है, ठीक है? वो ग्राउंड के कांटेक्ट में ही मूव कर रहा होता है, तो कुछ इस तरीके से वो एक्सीलरेट करेगा। अब जो फोर्स वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में, मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर हम लोग वेक्टर को रिजॉल्व करना नहीं जानते हैं, या अगर हम लोग को ये नहीं मालूम है वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, तो हम लोग इस केस में एक्सेशन ही निकाल पाएंगे। सपोज किसी को रिजोल्यूशन मालूम ही नहीं है तो उस केस में वो एक्शन F/m बताएगा। फोर्स सपोज इस डायरेक्शन में उसको लगा कर दिखा दो तो भी वो यही बोलेगा, किसी भी डायरेक्शन में लगा के दिखा दो वो यही बोलेगा। इसका मतलब वो पागल हो चुका है, ठीक है? तो ऐसे केस में जब हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फोर्स को रिजॉल्व करके फोर्स का कॉम्पोनेंट लेके उसको मास से डिवाइड करके हम लोग एक्शन निकालते हैं। और सपोज हम लोग को अगर कॉम्पोनेंट लेना ही नहीं आता है तो फिर पागल, ठीक है? तो इसका मतलब कि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है? मैं ही पागल हो गया। ओके तो रिजोल्यूशन हम लोग को आना चाहिए। तो बिगिनिंग में बच्चे तो इसको एज ए फॉर्मूला ही लेते हैं, फिर बाद में यूज्ड टू हो जाते हैं, ठीक है? तो हमने ये सीखा कि अगर हमारा कोई वेक्टर सपोज ये पॉइंट P, ये O, ये OP वेक्टर और ये एंगल थीटा, तो जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा यानी कि जो H होगा वो OP cos थीटा और जो वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा वो OP sin थीटा। तो ओवरऑल हमने ये चीज सीखा, ठीक है? मैग्नीट्यूड सीखा, डायरेक्शन सीखा एंड वेक्टर को रिजॉल्व करना सीखा। क्यों करते हो हमने देख लिया, एग्जांपल देखा है। ओपी वेक्टर, ओपी को रिजॉल्व किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में OP cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में OP sin थीटा, ठीक है? अभी बिगिनिंग में इसको एज ए फॉर्मूला ही लेना, हॉरिजॉन्टल मतलब OP cos थीटा, वर्टिकल मतलब OP sin थीटा। अब जरूरी नहीं कि वेक्टर को हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के ही अलोंग रिजॉल्व करते हैं, हम लोग वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ओके इस केस में 4 क्वेश्चन हमने लिया, ये 4 क्वेश्चन आपके स्किन के ऊपर है 10,000 रुपए के लिए, ओके जो मिलेगा नहीं कभी। ओके तो ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ये वेक्टर 5 है और इसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट निकालो। दूसरे वाले क्वेश्चन में 10 है, एंगल 30 विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, तो इस केस में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल निकालो। तीसरे वाले केस में जो वेक्टर है उसका अमाउंट 5 और एक्सिस के लॉन्ग है, तो उस केस में इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट निकालो। और फोर्थ वाले केस में जो वेक्टर है उसका लेंथ 10 है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्वेश्चन कॉम्पोनेंट निकालो। यानी कि सारे क्वेश्चंस में आपको H एंड V निकालना है। चलो खेलें आप। ओके सो जो फॉर्मूला हमारे पास कॉम्पोनेंट को निकालने के लिए है, हॉरिजॉन्टल वाले केस में हम लोग वेक्टर cos थीटा एंड वर्टिकल वाले केस में हम लोग वेक्टर sin थीटा यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल वाले कॉम्पोनेंट में वेक्टर cos थीटा, ये थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो वेक्टर है 5 cos 30, ये हॉरिजॉन्टल हो गया।
एंड वर्टिकल के लिए ओपी साइन थीटा, मतलब वेक्टर साइन थीटा, तो 5 साइन 30। ये पहला। दूसरे वाले क्वेश्चन में जो थीटा होगा वो ये 30 नहीं होगा, ये 30 वर्टिकल के साथ है और थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं हम लोग। तो जो थीटा होगा वो 60 डिग्री होगा, जो थीटा होगा वो 60 डिग्री होगा। तो यहां पर वेक्टर cos थीटा, वेक्टर साइन थीटा, तो ये जो थीटा होता है वो हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो पहले थीटा कैलकुलेट कर लो, देन वेक्टर cos थीटा एंड वेक्टर साइन थीटा रिजल्ट हो जाएगा। तो वेक्टर cos थीटा मतलब 10 cos 60 10 sin 60, फाइन। तीसरे वाले केस में जो थीटा होगा, वेक्टर तो 5 है, थीटा 90 है। थीटा मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। तो वेक्टर 5 है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और जो एक्स एक्सिस है उन दोनों में एंगल 90 है। तो 5 cos 90 एंड 5 sin 90। इसका मतलब कि अगर cos 90 को देखते cos 90 0 होता है, तो 5 cos 90 0 होगा। इसका मतलब कोई भी हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट इस केस में नहीं होगा। लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को जो भी वैल्यू है वो लिख दो। अब वो रिजल्ट क्या होगा देखते हैं बाद में। और यहाँ पर देखो, ये जो 5 है वो कम्प्लीटली वर्टिकल के लॉन्ग है। तो अगर 5 कम्प्लीटली वर्टिकल के लॉन्ग है तो उसका हॉरिजॉन्टल लेंथ तो 0 ही होगा, जो आ भी रहा है। एंड लास्ट वन, यहाँ पर जो वेक्टर है वो 10 है और वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। मतलब इस केस में, आखिरी वाले केस में जो थीटा होगा वो 0 होगा। सो 10 cos 0 एंड 10 sin 0। सो इस वेक्टर का कोई भी वर्टिकल पोजीशन नहीं होगा, जो भी होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। इसका मतलब कि अगर कोई वेक्टर थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, देन हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट इक्वल टू वेक्टर cos थीटा एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट इक्वल टू वेक्टर sin थीटा। इस मोमेंट पे बस यही फॉर्मूला याद रखो। मेन चीज क्या है वो बाद में देखेंगे। इस मोमेंट के लिए बस OP cos थीटा, OP sin थीटा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, थीटा इंक्लिनेशन ऑफ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, तो ये रिजोल्यूशन हो गया, कॉम्पोनेंट कैलकुलेशन हो गया। अब तक जितना भी पढ़ा है उसको जल्दी से रिवाइज करो। कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, 2 मिनट लो, रिवाइज करो। कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछो, जल्दी से रिवाइज करो अच्छे बच्चे की तरह। चलो बच्चों।